व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में हार के कगार पर, कांग्रेस और बीजेपी का कच्चा हमला। सरकार को कैंसर के बारे में पूरी जानकारी नहीं। मैं हूं मनीष आनंद। द रायसीना हिल्स में एक बार देश के बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में क्या लिखा है, उसके ऊपर हम एक समीक्षा करेंगे। जब से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध आक्रमण करा, 7 महीने हो गए। 7 महीने में व्लादिमीर पुतिन की जो योजना थी कि कुछ हफ्तों में ही वो यूक्रेन को मसल डालेंगे, वो हुआ नहीं। और 7 महीने बीत गए और जो रूस के आर्मी ने जिन क्षेत्रों को कब्जा किया था, अब वापस यूक्रेन उनको रूस के कब्जे से वापस छीन रहा है। ऐसे में अब निश्चित रूप से ऐसा मालूम चलता है कि रूस कहीं न कहीं यूक्रेन का जो उनका युद्ध था, उनके जो जवान हैं आर्मी के, उनके पाँव उखड़ रहे हैं और वो पीछे को भाग रहे हैं। और ये निश्चित रूप से व्लादिमीर पुतिन के गाल पर एक बहुत ही बड़ा तमाचा है। यूक्रेन के लोग बहुत ही राष्ट्रवादी लोग, बहुत ही आप कह सकते हैं ब्रेव और करेजियस लोग होते हैं, और जिन्होंने कि इतने बड़े शक्तिशाली देश का सामना अब तक 7 महीने में किया है। निश्चित रूप से यूरोपियन देशों का और अमेरिका का उनके पास समर्थन प्राप्त है, लेकिन युद्ध में अकेले यूक्रेन के ही लोग हैं। और जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने तबाही का मंजर लाने की कोशिश की थी यूक्रेन के अंदर में, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि रूस के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। इसके ऊपर डेक्कन हेरल्ड ने एक अपनी बड़ी संपादकीय लिखी है, और यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको कोट करते हुए उनके हवाले से बताया है कि यूक्रेन ने लगभग लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर की अपनी जमीन रूस के कब्जे से वापस ले लिया है। ये यूक्रेन के दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्से में था। और इसके बाद एक तरह से कहें कि यूक्रेन ने जो पलटवार किया है, उसका खासा असर रूस की सेना पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। उनकी मोराल काफी डाउन है। युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था, बल्कि सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की अपनी जिद थी कि वो नाटो को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को दंड दें इस युद्ध के माध्यम से। तो ऐसे में यूक्रेन ने, ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा एक लेसन व्लादिमीर पुतिन को दे दिया है। डेक्कन हेरल्ड की बात माने तो रूस की जो सेना है, उनका भी ये कहना है कि खार्किव जैसे जो क्षेत्र यूक्रेन के हैं, उन पर भी उनका कब्जा छूट सा गया है। अगर पुतिन ने जो यूक्रेन के साथ किया, अगर उसकी कोई भी भर्त्सना आप करेंगे तो वो कम होगा, क्योंकि जो मानवीय उन्होंने एक्सेसेस करी हैं, इनोसेंट लोगों को मारा है उनकी रूस के आर्मी ने, वो इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। और जिस तरह से रूस उत्तरी कोरिया जैसे देश से मदद लेने के लिए बात कर रहा है आज के दिनों में, ऐसा ये भी प्रतीत दिलाता है कि रूस ये युद्ध और व्लादिमीर पुतिन ये रूस और यूक्रेन में अपनी बाजी हार चुके हैं। और जिस तरह से, लेकिन हैरानी की ये बात है और बड़ी विडंबना है, और बहुत ही एक तरह से कहें कि विश्व में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का राज है। 21वीं सदी में विश्व जा चुका है। जो सिविलाइजेशन है उसमें प्रोग्रेस आया है, लेकिन विश्व की काफी बड़ी जनता बड़े भूभाग में, जैसे रूस में, नॉर्थ कोरिया, ईरान, अफगानिस्तान, सीरान और कुछ अफ्रीकी देश में, ऐसे तानाशाहों के रजीम के अंदर रहते हैं जहाँ के मानवीय मूल्यों का हर दिन उल्लंघन होता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन इतिहास में एक काले पन्ने में अपना नाम लिखवा करके जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से यूक्रेन में अगर उनकी हार कुछ महीनों में हो जाती है स्पष्ट रूप से, तो रूस का की जो साख थी विश्व पटल पर, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी में अगर देखें तो वाकई युद्ध छिड़ चुका है। खाकी पैंट पहनने को लेकर के
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर खाकी को जलाते हुए दिखाया और ये संदेश देने का कोशिश किया कि खाकी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतीक है, उसकी वजह से, ऐसा कांग्रेस का कहना है, कि देश में नफरत बढ़ा है और उस नफरत को खत्म करने के लिए उस खाकी को वो जला रहे हैं। लेकिन इस पर कहना तो ये चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ कहानी और ही हो गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी मनमोहन वैद्य ने कांग्रेस पर काफी तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जो है वो खुद हिंसा और नफरत फैला रही है इस तरह का काम करके सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी पुरजोर हमला किया कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ इनके हमले का। और कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सेम कॉइन में पे कर रही हैं संघ को और भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह के मैसेज दे करके। निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक ऐसा तंत्र है जहाँ की तुरंत ही स्टारडम भी मिल जाता है, तुरंत ही सेंसेशन मिल जाता है और कहीं न कहीं सफलता का मापदंड भी बन चुका है। लेकिन जो संवाद जो होना चाहिए, वो शायद संवाद होता हुआ दिख नहीं रहा, ना ही राजनीतिक दलों के बीच में, ना ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में। अगर कैंसर की बात करें तो अगर हम देखेंगे कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनका डेटा कैप्चर ढंग से नहीं हो पाता सरकार के तंत्र में। और अब संसद की एक कमेटी ने, एक पैनल ने ये सिफारिश करी है कि जो कैंसर जो बीमारी है उसको नोटिफाइबल बीमारी को माना जाए। इसका मतलब ये होगा कि जब भी ये इसके मरीज कहीं भी जाएंगे तो उनको डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा सरकारी एजेंसी के पास कि उनके पास ऐसा ऐसा पेशेंट इस बीमारी के लिए आया था, ताकि उनका डेटा सरकार के पास कैप्चर हो पाएगा और उसके वजह से कोई ढंग की नीति या कोई और समाधान तैयार कर पाएगी सरकार। इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक संपादकीय लिखी है और इन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में जो मौतें होती हैं उसकी सिर्फ 10% का ही आधिकारिक तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। तो कोई किस वजह से मरा इसकी पुष्टि ढंग से हो नहीं पाती, 90% में हम जान नहीं पाते। ऐसे में आईसीएमआर का ये मानना है कि देश में 14 लाख के आसपास कैंसर पेशेंट्स होते हैं और उनमें आधे लोग हर साल मरते हैं। लेकिन ये डेटा सरकार के तंत्र में आ नहीं रहा। और अगर देखेंगे कि बीमारी होना और मरना, अगर जो रेशियो आप लेंगे वो 0.68% भारत में है, जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ ये 0.38% ही मात्र है। तो ऐसे में 2013 में जो केंद्र सरकार ने एक कैबिनेट का डिसीजन था कि 39 राज्यों में स्टेट और टर्शरी कैंसर के इंस्टीट्यूट्स बैठेंगे, बनेंगे, वो अब तक नहीं हुआ। ये भी एक चिंता का विषय है। तो आज का हमारा संपादकीय समीक्षा बस इतना ही। अपना फीडबैक हमें बताएं और चैनल का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।